ठीक है। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट बॉक्स, मोर प्रॉपर्टीज फ्रॉम बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो लास्ट क्लास बॉक्स मॉडल तक हुई थी, उम्मीद है यहाँ पे बात क्लियर होगी। इसके ऊपर आगे अभी हम थोड़ा सा और बात करते रहेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो कंटिन्यूसली हमारे पास इस्तेमाल होती रहती है। बॉक्स मॉडल से आगे जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है बाकी की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। बॉक्स मॉडल में जो इंपॉर्टेंट चीज अगेन वही रिमेंबर करने वाली है कि इसमें जो साइज हमारे पास फाइनल डिफाइन होती है वो सारी एडअप होती है। ठीक है, बॉक्स मॉडल का बेसिक मकसद ये है कि जब हम किसी भी कंपोनेंट को सीएसएस में लेआउट करते हैं, उसकी एक चीज हमें वाजे रखनी है कि यार पहले मार्जिन आता है, फिर उसमें बॉर्डर आता है, फिर उसमें पैडिंग आती है, उसके बाद बीच में कंटेंट आता है। तो ये जो पूरा लेआउट बनता है इसको बॉक्स मॉडल कहा जाता है। उसके बाद इन तीनों की स्पेसेस एक्चुअली पूरे ऑब्जेक्ट की स्पेस को डिफाइन करती हैं। तीनों की स्पेसेस एड अप होकर तीनों की स्पेस बनाती हैं। यही चीज हमने कल थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं आउटलाइन के ऊपर। आई थिंक आउटलाइन कल हमने डिस्कस किया था, पता नहीं किया था। ठीक है, अब जिस तरह से बॉर्डर है, ऐसे हजरत अंग्रेज ने एक और प्रॉपर्टी रखी है जो बॉर्डर के गिर्द एक और बॉर्डर बनाता है, उसको आउटलाइन कहा गया। ठीक है, बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर के अराउंड एक और बॉर्डर बना हुआ है जिसको बेसिकली आउटलाइन कहा जाता है। तो ये बॉर्डर से बाहर डबल लाइन के तौर पे हमारे पास इस्तेमाल होता है। इसके अंदर या इसका यूज बेसिकली होता है कि हमें समटाइम्स डबल बॉर्डर चाहिए होता है, या एक बॉर्डर दे दिया तो उसको एक कलर दिया, उसके ऊपर दूसरा बॉर्डर देना है, ब्यूटिफिकेशन अगेन लेआउट है डिजाइन पर्पस के लिए। तो वहां पे फिर हमारे पास ये आउटलाइन आती है। तो आउटलाइन बॉर्डर के ऊपर आती है। अगेन अब फिर बॉक्स मॉडल में उठाएंगे तो ये चीज प्री कैलकुलेट होती है। हैंस अब मार्जिन आ गया, बॉक्स मॉडल आउटलाइन आ गई, फिर बॉर्डर आया, फिर पैडिंग आई, फिर आपका कंटेंट आया। तो अब ये चार चीजें बेसिकली हमारे पास उस पूरे मॉडल में बनाती है। हैंस अगर आपने आउटलाइन भी यूज किया तो वो उसका स्पेस भी काउंट होगा, उसकी विड्थ भी काउंट होती है। फिर हमने बॉर्डर दिया उसकी विड्थ काउंट होगी, फिर आपने पैडिंग दी उसकी विड्थ काउंट होगी, फिर मार्जिन दिया तो उसकी विड्थ काउंट होगी। तो एक कंपोनेंट की जो विड्थ आती है ना, वो ये तीनों चीजों को मिलाकर हमारे पास बेसिकली कैलकुलेट होती है कि यार इसने स्क्रीन पे कितना साइज लेना है। ये अभी बात थोड़ी सी ज्यादा नहीं बैठेगी, जैसे आप कंपोनेंट्स बना के हम वेबसाइट पे रखना शुरू करेंगे तो फिर पता चलेगा कि यार अच्छा इसकी साइज क्यों हमारे तवक्का के मुताबिक नहीं आ रही। ठीक है, उसकी फिर वजह इवेंचुअली ये बैठती कि अच्छा ये सारी एक्चुअली साइज स्पेस बन रही है। तो हम समझते हैं कि यार इसकी साइज फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स तक होनी चाहिए, लेकिन वो स्क्रीन पे 150 पिक्सल्स तक का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिर वो मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, आउटलाइन, सारे स्पेस प्लस आ रहा होता है। वी विल ट्राई टू डू दैट। यस बॉस। हाँ, नहीं वो स्पेस एक्स्ट्रा लेता है, उसको एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, हाँ बेस बेस बढ़ाता है, क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल एक कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे एक टेक्स्ट हमने रखा। ठीक है, जैसे इवन इन दिस एग्जांपल यहाँ पे जो नजर आ रहा है, अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है बॉक्स के अंदर, तो बजाहिर टेक्स्ट का स्पेस सिर्फ इतना है। कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं ना यार स्पेस कितना ले रहा है, तो जितना दिस से लेकर इस फुल स्टॉप तक स्पेस है ना, ये एक्चुअल स्पेस है इसका। अब जब हम पूरे उसके कहते हैं ना यार कंपोनेंट पूरा कितना स्पेस ले रहा है, अब जब हम इसका स्पेस कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका शुरू का मार्जिन, फिर बॉर्डर भी आ रहा है, आउटलाइन आ रही है, सॉरी इस एग्जाम्पल में ब्लैक कलर का इसमें बॉर्डर आ रहा है, अब पैडिंग भी आ रहा है। तो पैडिंग की वजह से ना यहां भी स्पेस आ गया, इधर भी स्पेस आ गया, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है। हैंस अब जो इसका टोटल स्पेस बनेगा वो टेक्स्ट वाला काउंट नहीं होगा, एक्चुअली इसके आउटलाइन से लेके इस आउटलाइन तक कैलकुलेट होगा। तो ये वाला जो स्पेस है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अब ये एक्चुअली बढ़ गया, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। तो अब जब हम कार्ड्स बनाते हैं, कार्ड लेआउट बनाते हैं, गैलरी लेआउट्स बनाते हैं, तो उसमें फिर ये हमें कैलकुलेट उस हिसाब से थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि एक्चुअली हमें कितना स्पेस चाहिए। ठीक है, बहरहाल तो आउटलाइन आ गए। आउटलाइन के अंदर भी वो चारों प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास, आउटलाइन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, या आप एक साथ आउटलाइन लिखो तब भी काम चलेगा, उसमें चारों वैल्यूज दे दो तब भी बात वही है। इसके अंदर भी स्टाइल आता है, इसके अंदर भी हमारे पास उसका विड्थ आती है और कलर आता है। ठीक है, वही जो बॉर्डर को देते हैं सेम चीज आउटलाइन है, फर्क इतना है कि आप बॉर्डर और फिर आउटलाइन उसके ऊपर आती है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट के ऊपर हम अगेन एक्सटेंसिवली काम करते हैं, क्योंकि वेबसाइट पूरी आती है। डिफॉल्ट टेक्स्ट अच्छा होता है लेकिन इतना मजेदार नहीं होता। तो फिर कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, ये दो प्रॉपर्टीज टेक्स्ट के ऊपर हम जरूर काम कर रहे थे। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट की एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो टेक्स्ट को अलाइन करेगी, सेंटर, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की टाइप्स आ जाती है। टेक्स्ट डेकोरेशन आ गया, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर आ गया, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल आ गया,
टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस आ गया और टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरऑल आ गया। ये टेक्स्ट की डेकोरेशन के साथ डील करता है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन फॉर एग्जाम्पल लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ओवरलाइन आना चाहिए, अंडरलाइन आना चाहिए, स्ट्राइक थ्रू आना चाहिए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन मींस टेक्स्ट के साथ जितनी भी आप डेकोरेशन करना चाह रहे हो, तो लाइन अंडरलाइन आता है, ओवरलाइन आता है, टेक्स्ट के ऊपर लाइन आए या स्ट्राइक थ्रू आए, ये एक ऑप्शन आता है। इसी तरीके से लाइन थ्रू, अंडरलाइन, जो भी आप देना चाहो, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन, ओवर से भी आएगी, अंडर से भी आएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर रेड कर दिया तो टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, ये वही चीज है जो हमारे पास कलर से भी चेंज हो रही होती है। इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल आ गया कि आपका टेक्स्ट जो है सिंपल लिखा हुआ है या थोड़ा सा वीवी कर है। ओके, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि यार सीएसएस में अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर हमें काम करना है। ये याद रखने वाली चीजें नहीं है, पता होने वाली चीजें, ठीक है। अब ये बताने का मकसद ये नहीं कि अब आप ये सारी चीजें जहन में नशीन याद कर लो, याद हम नहीं करते, मुझे भी याद नहीं बैठेंगे, ठीक है, तो ना ही हम एक्सपेक्ट करते क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। लेकिन पता होने में और याद करने में फर्क है। पता होने का मतलब ये कि अगर मुझे पता है कि यार अगर मुझे टेक्स्ट के ऊपर लाइन देनी है ना तो ना कोई प्रॉपर्टी होगी, तो मुझे सिर्फ वो ढूंढनी है टेक्स्ट के ऊपर प्रॉपर्टी कौन सी है, या टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा वेव इफेक्ट क्रिएट करना है, या स्ट्राइक थ्रू देना है, या उसका फॉन्ट चेंज करना है, या स्टाइल चेंज करना है, या साइज चेंज करना है, या अलाइनमेंट चेंज करनी है, किसी न किसी चीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। तो ये पता होना चाहिए कि यार टेक्स्ट करके एक प्रॉपर्टी मौजूद है, उसमें कुछ चीजें होती है हमारे पास जो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉन्ट आ गया, टेक्स्ट अलग है जो इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर डील करता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर वगैरह किया। फॉन्ट उसके ओवरऑल फॉन्ट को डील करता है। तो फॉन्ट फैमिली आ गया, टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है, टाइम्स करना है, सेरिफ करना है। फॉन्ट फैमिली में आप एरियल यूज कर सकते हैं, हेल्वेटा यूज कर सकते हैं, sans सेरिफ यूज कर सकते हैं, जो ओवरऑल फॉन्ट्स आप उसके चेंज करना चाहें। तो अगेन फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट मुझे उसका यूज करना पड़ेगा। फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट साइज है। अगेन आ गया ये 3-4 और प्रॉपर्टीज के फॉन्ट को स्टाइल कैसे हमें रखना है, उसका वेट मींस बोल्ड, इटैलिक, थिकनेस कितनी रखना चाह रहे हैं, उसकी साइज ओवरऑल, फॉर एग्जांपल फॉन्ट की साइज बड़ी करनी है, छोटी करनी है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अगेन पता है कि अच्छा यार अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट करके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सी मुझे इस्तेमाल करनी है, मुझे पास एक रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैनुअल के अंदर भी हमने आउटलाइन देने का मकसद ही है कि यार ये आपको पता हो कि अच्छा यहाँ पे मैं क्विकली ढूंढूं, वरना हजरत इंटरनेट मौजूद है, उसको हमने इस्तेमाल करना ही करना होता है, ठीक है। ये मेमोराइज करके रखने वाली बात नहीं है। फिर इवेंचुअली यस, द मोर वेबसाइट्स यू क्रिएट, आहिस्ते आहिस्ते बेसिक प्रॉपर्टीज हमें ऑटोमेटिकली जहन नशीन होना लग जाती है कि अच्छा कलर चेंज करना है तो कलर है, बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड है, आउटलाइन है तो आउटलाइन है, बॉर्डर है तो बॉर्डर है, मार्जिन है तो मार्जिन, पैडिंग ये क्या कर रहे हैं, फॉन्ट है तो फॉन्ट है। ये फिर खुद ब खुद जहन में बैठ जाती है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जहन में ऑटोमेटिकली चीज आ जाती है। अब इसमें एक और चीज आ जाते हैं आइकॉन्स की। आइकॉन्स एक्चुअली डायरेक्टली सीएसएस से इतना नहीं है। बेसिकली अब हमने इसमें क्या किया हुआ है कि जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो आइकॉन्स हम देते हैं। आइकॉन्स एक डाउन देने का तरीका ये कि मैं हजरत गूगल पे गया, वहां कहा भाईजान मुझे ये वाला आइकॉन चाहिए, इमेज डाउनलोड की, वो इमेज टैग के थ्रू मैंने आइकॉन दे दिया। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। आजकल फिर हम लेटेस्ट तरीके में क्या करते हैं कि हम इमेज डाउनलोड नहीं करते, उन्हें कहता है मुझे इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फिर हजरत अंग्रेज ने एक और अप्रोच यूज किया जिसको हम कहते हैं एपीआई अप्रोच, ठीक है। एपीआई अप्रोच का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो नेट पे बनी बनाई पड़ी हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका लिंक दे देना, वो आपके वेबसाइट में आ जाएगी। क्योंकि 99% इंटरनेट सॉरी वेबसाइट्स आर सपोज टू रन ऑन इंटरनेट। तो मतलब आइडिया ये है कि वेबसाइट जब भी बनाएंगे इंटरनेट पे ही चलेगी हमारी। तो जब इंटरनेट पे चलेगी ना तो बहुत सारी रिसोर्सेज अब ऐसी हैं कि हम उसको डाउनलोड नहीं करते, हम डायरेक्ट नेट से ही उठाते हैं। जैसी वेबसाइट लाइव होगी ऑटोमेटिकली वहां से उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप पे आ जाते हैं। बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क आप डाउनलोड करके उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ रख सकते हो। लेकिन जब आप 10, 20, 25 प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं ना तो हर प्रोजेक्ट में वो एक ही फ्रेमवर्क की फाइल्स आती हैं, वो डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, तो हार्ड डिस्क पे स्पेस भी जाया हो रहा है, क्यों सर का दर्द पालें। तो फिर हम क्या करते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करते, उसकी एपीआई का लिंक दे देते हैं। लाइब्रेरी नेट पे पड़ी है और वो लिंक उसमें दे दिया, वही नेट से वही वाली लाइब्रेरी उठाओ, तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हार्ड डिस्क पे फाइल डाउनलोड करने की नौबत ही नहीं आती। उससे प्रोग्राम हमारा एफिशिएंट हो जाता है। फिर वो क्योंकि नेट पे पड़ी है तो वो वेरी इजीली कैशे होकर हमारे पास आ जाती है, तो वेबसाइट हमारे पास जल्दी होती है बनिस्बत इसके कि वो वेबसाइट की फाइल हर दफे सिस्टम लोड करे, ठीक है। अभी अगर मैंने इमेज डाउनलोड करके फोल्डर में रखा तो एवरी टाइम हम पेज कर रहे हैं तो वेबसाइट उसको पेज को हमारी फाइल में से रीड कर रहा है, हार्ड डिस्क में से रीड कर रहा है। लेकिन नेट पे पड़ी है तो नेट से क्या करता है, फिर कैशे कर लेता है। कैशे का मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के कैशे में आ जाती है, वो लिंक करता है तो वेबसाइट की थोड़ी रनिंग फास्ट हो जाती है। उसका एक एग्जाम्पल है आइकॉन्स का। अब यहां पे हमने क्या किया हुआ है कि यहां पे हमने उसको बताया कि यार हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर मेटा डाटा के तौर पे ये एपीआई का लिंक हमने दे दिया, वो हम देंगे स्क्रिप्ट टैग के थ्रू।
ठीक है। स्क्रिप्ट टैग हम टेक्निकली जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट पे जब आएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा और तफसील में जाएंगे। ये HTML का टैग है, स्क्रिप्ट टैग हेड में बताते हैं। खैर स्क्रिप्ट टैग आप बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। SRC सोर्स दे दी। अब जब CSS को हम एक्सटर्नली लिंक करते हैं तो हम वहां पे लिंक का टैग यूज करते हैं और उसमें हम H रेफरेंस देते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग है क्योंकि मैं API रेफर कर रहा हूं, उसके लिए हम SRC देंगे पाथ और फिर यहां पे URL दे दिया। ये वो URL है जो कि फॉन्ट ऑसम वेबसाइट वालों ने अपने API को पब्लिक करके रखा हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने API पब्लिक की हुई है, उसका उन्होंने URL दिया हुआ है। यही URL हम कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पे पेस्ट करके डाल देंगे। फिर उसके बाद मेटा डेटा आ गया, क्रॉस ओरिजिन अनोनिमस और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड आ गया जो मैंने कॉपी करना है, याद भी नहीं रखना, सिर्फ इतना पता हो कि API को एक्सेस करने के लिए मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज करना है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, याद नहीं रखना। कॉपी किया, पेस्ट किया, क्योंकि इतना बड़ा URL कौन याद रखेगा। पता हो कि हाँ यार स्क्रिप्ट टैग आएगा, सोर्स आएगा, उसमें मुझे API का लिंक देना है और फिर मेटा डेटा देना है। तो इस वक्त इस मेटा डेटा में हमने क्रॉस ओरिजिन अनोनिमस, इसका एक टैग आता है। अनोनिमस कीवर्ड के तौर पे ब्राउजर यूज करता है कि यार ये अनोनिमस है, इसको फिलहाल यूज करो। फॉन्ट ऑसम पे अगर आप जाना चाहो तो fontawesome.com वेबसाइट पे चले जाओ। वहां पे आपको ये आइकॉन जैसे अभी यहाँ पे 6-7 दिखा रहा है, वहां पे कोई 1-2-2.5 हजार के करीब आइकॉन्स पड़े हैं। 2-2.5 हजार के करीब आइकॉन्स पड़े हैं नेट पे, उन्होंने बना के API बना के रख दिया, खत्म। आपको डाउनलोड करने की किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें अब क्या करना है कि क्योंकि मैंने API दी तो मेरी वेबसाइट, हाँ इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए बाय द वे। इस वक्त हम ऑफलाइन में हूं, मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, तो ये लिंक मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एक्सेस किया तो नहीं चलेगा, नेट नहीं है। नेट कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे आइकॉन यूज करेंगे। अब HTML में .i करके एक टैग है जो रिप्रेजेंट होता है स्पेसिफिकली आइकॉन्स के लिए। IMG है इमेज के लिए, इसमें कोई भी इमेज आ सकती है। यहाँ पे इमेज भी आप यूज कर सकते हो बाय द वे, यहाँ पे आप इमेज टैग भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट वर्क्स एग्जैक्टली सेम। हाउएवर आइकॉन करके क्या होता है कि ब्राउजर को पता है कि आइकॉन है ना, तो उसको जरा जल्दी लोड करता है। इमेज के लिए उसको देखना पड़ता है कि यार इमेज कौन सी है, टाइप कौन सी है ना, थोड़ा सा वो सोचता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है। तो आइकॉन टेक्निकली रेंडर्स मोर क्विकली ऑन ब्राउजर बिकॉज आइकॉन्स ऑलवेज आर सपोज्ड टू बी स्मॉल आइकॉन्स। तो जहां भी मेरे ना छोटे छोटे आइकॉन्स देने होंगे वेबसाइट के अंदर, वहां पे आप आई का टैग हम यूज करेंगे। फिर इसको मैंने बता दिया क्लास, क्लास हम अभी पढ़ कर आए, CSS के सेलेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इज इक्वल्स टू, अब इस पे मैंने कोड लिख दिया, FAS स्टैंड्स फॉर फॉन्ट ऑसम, उसकी क्लास का नाम है। ठीक है, उसके बाद स्पेस दिया, FA माइनस क्लाउड। ठीक, अब ये क्या किया, यहां पे मैंने 2 क्लासेस यूज की हैं। यहां पे मैंने फॉन्ट ऑसम की 2 क्लासेस यूज की हैं। ये क्लासेस कहां से आई, API से। मैंने इसका कोई CSS नहीं बताई, मैंने इसमें कोई डिजाइन नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ क्लास का नाम यूज किया है, FAS फॉर फॉन्ट ऑसम स्पेस FA-क्लाउड लिखा। तो अब जहां भी मैं ये कोड लिखूंगा उसके आगे क्लाउड का आइकॉन आ जाएगा। अगर मुझे दूसरा चाहिए तो FAS फॉर फॉन्ट ऑसम, क्लास का नाम दिया, स्पेस FA हार्ट लिखा, तो ये हार्ट का आइकॉन आ जाएगा। ये खुद ही उसकी API में जाएगा, उसके सर्वर पे जाएगा, वहां से आइकॉन उठा के आपकी वेबसाइट में डिस्प्ले कर देगा। ये आपको कुछ ने डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ ये दे दिया हेडर में, हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट दे दिया API का। यहां पे हमने FA हार्ड लिखा, FA कार लिखा, फाइल लिखा, बार्स लिखा। मैंने कहा 1000-1200 के करीब हैं आइकॉन्स, 1000-1200 के करीब फ्री में पड़े ऑनलाइन। सिर्फ आपको ये कोड पता होना चाहिए। ये कोड कहां से पता चलेगा, उसके लिए हम चले जाते हैं fontawesome.website पे। फॉन्ट ऑसम पे चले जाओ, ये 1000-1200 के करीब जितने भी आइकॉन्स एक वेबसाइट पे इस्तेमाल हो रहे हैं, सबके सब वहां पड़े। जहां भी अब आपको जैसे होम बटन है, होम के आगे मुझे आइकॉन चाहिए, सबमिट का बटन है, सबमिट के आगे मैं आइकॉन देना चाह रहा हूं, एंटर नेम है, एंटर पासवर्ड है, एंटर ईमेल है, हर टेक्स्ट फील्ड के आगे मुझे आइकॉन चाहिए। मैं अपनी वेबसाइट को जरा आइकॉनिक खुद से बनाना चाह रहा हूं, कोई इशू नहीं है। आई का टैग यूज किया, इमेज का भी कर सकते हो, लेकिन हम आई पढ़ रहे हैं आजकल, तो हमने आई का टैग यूज किया, क्लास दिया। क्लास का मतलब मैं CSS की क्लास सेलेक्टर यूज कर रहा हूं। अब हमने CSS नहीं लिखी इसकी CSS ऑटोमेटिकली उस API से हमारे पास इंटीग्रेट होकर आ गई, सिंपल एज दैट। यही तरीका है फिर बूटस्ट्रैप का। ठीक है, यही तरीका है फिर बूटस्ट्रैप का। मैंने कहा बूटस्ट्रैप हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। बूटस्ट्रैप भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। बूटस्ट्रैप भी कहती है कि ये एक फ्रेमवर्क है, हजरत अंग्रेज ने बना के ऑनलाइन रख दिया। अब वो ये कहता है कि आपको CSS में जाने की टेंशन नहीं लेनी, आपको क्या करना है, सिर्फ उसका URL लिंक कराना है। अब ये क्योंकि फ्रेमवर्क के तौर पे काम कर रही है, तो हमने यहां पे लिंक का टैग यूज किया।
अब इसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने स्क्रिप्ट करना है या लिंक करना है, तो हमें इसको सिर्फ चेक रखना होता है कि यार मुझे कौन सा सही लगता है। बूटस्ट्रैप क्योंकि एज अ फ्रेमवर्क के तौर पे पूरी सोर्स फाइल हमें देती है, तो उसके लिए एक्चुअली इस एक्स्ट्रा सीएसएस फाइल को हम लिंक करते हैं अपने साथ, जैसे एक्सटर्नल सीएसएस को हमने लिंक किया। इसी तर्ज पे अगर मैं इस फॉन्ट एपीआई की जावास्क्रिप्ट को एज ए एपीआई रेफर कर रहा हूं, तो मैं स्क्रिप्ट करूंगा सोर्स को। दूसरा, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया। ये हमारे पास डॉट सीएसएस की फाइल है, तो हमने उसका लिंक टैग यूज किया। इसके अंदर भी इसका एच रेफरेंस आ गया, हाइपर रेफरेंस, ये सीएसएस का पाथ आ गया, इसको हम कहते हैं सीडीएन पाथ। ठीक है, पूरा हमारे पास एक नेट का पाथ आ गया एपीआई का, वो पाथ दे दिया। मैंने कोई डाउनलोड नहीं किया हुआ, उसका मेटा डाटा दे दिया कि रियल शीट है बस। दिस मीन्स अब बूटस्ट्रैप मेरी सिस्टम के अंदर आ गई। अब मुझे सिर्फ बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम देना है, उसका स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। वी विल डू दिस मोर डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन अगर मैं बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूं, तो बूटस्ट्रैप में ग्लाइफ आइकॉन इस्तेमाल होता है। जैसे खैर बूटस्ट्रैप में बहुत सारी होती हैं, फिलहाल आइकॉन्स के लिए ग्लाइफ आइकॉन है। ठीक है, अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूं, अभी फॉन्ट ऑसम का किया था, बूटस्ट्रैप के लिए ग्लाइफ आइकॉन स्पेस ग्लाइफ आइकॉन क्लाउड, तो क्लाउड आ जाएगा। ग्लाइफ आइकॉन रिमूव लिखा तो रिमूव आ जाएगा। ग्लाइफ आइकॉन यूजर लिखा तो यूजर आ जाएगा। ग्लाइफ आइकॉन एनवेलप लिखा तो एनवेलप आ जाएगा। ग्लाइफ आइकॉन थम्स अप लिखा तो थम्स अप आ जाएगा। ऐसे बूटस्ट्रैप ने भी तकरीबन 1500-1600 के करीब आइकॉन्स नेट पे बना के रख दिए हैं। आपको उनमें से कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन हम फिर एक्स्ट्रा फाइल्स डाउनलोड क्यों करें। तो बूटस्ट्रैप का लिंक दिया, यहां पर आए, जहां भी मुझे आइकॉन दिखाना है आई यूज किया क्लास इज इक्वल्स टू ग्लाइफ आइकॉन। ये एक क्लास है स्पेस दूसरी क्लास है, यहां पे एक्चुअली दो क्लासेस इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये बात समझ में आई। बस इसी तरीके से अब आ जाते हैं लिंक्स के ऊपर। अब लिंक का क्या मतलब हुआ, HTML में हमें पता है कि अभी तक हमने जो लास्ट टाइम भी किया था, एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए मुझे लिंक चाहिए होगा, उसके लिए हम एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंकर टैग को बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं, तो उसमें बाय उसका कलर ब्लू आ जाता है, उसमें अंडरलाइन आ जाती है, और जिस लिंक पे आप एक दफा क्लिक करोगे तो उसका कलर पर्पल चेंज हो जाता है। ये तीन उसकी डिफॉल्ट एंकर टैग की प्रॉपर्टीज हजरत अंग्रेज ने HTML में सेट कर दी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever you're using anchor tag, उसकी ये तीन डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं। ब्लू कलर में आता है टेक्स्ट, अंडरलाइन आता है, और जब यूजर उस पर क्लिक करता है तो वो पर्पल में हो जाता है कलर। ठीक है, ये बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज अगेन आ गई। उसमें फिर इवेंट्स भी आ जाते हैं कि अगर मेरा माउस उसके ऊपर मूव करे तो मैं क्या करूं। ठीक, उसमें हम टेक्स्ट डेकोरेशन भी यूज कर सकते हैं, कलर भी यूज कर सकते हैं अपना। अगर आप कलर बता दोगे तो कलर चेंज हो जाएगा। मैंने कहा कलर प्रॉपर्टी कहीं भी इस्तेमाल होती है। बाय डिफॉल्ट ब्लू है, आपको ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, आपने कहा ब्लैक कलर हो, तो हमने सिंपली कलर बताना, ब्लैक करना, लिंक पर ब्लैक हो जाएगा। अंडरलाइन आ रही है, आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो हमें पढ़ क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट की डेकोरेशन पे डील करती है, तो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं हम। नन का मतलब कुछ भी नहीं दिखाओ, डेकोरेशन वेकोरेशन अंडरलाइन वंडरलाइन सब खत्म करो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नल हो गई, तो अंडरलाइन भी गायब हो गई। फिर लिंक क्लिक विजिटेड लिंक, उसका कलर चेंज करना है। इस तरह से कुछ हमारे पास सूडो क्लासेस मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास लिंक आ गया, नॉर्मल अनविजिटेड लिंक, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ए विजिटेड लिंक, जब क्लिक करूंगा तो वो विजिटेड हो जाएगा, तो हमें पर्पल नहीं चाहिए, हमें कुछ और कलर चाहिए। तो अब मैं ए कॉलन विजिटेड लिख के फिर उसका कलर बता दूंगा कि यार जब विजिटेड हो जाए अब इसका कलर ब्लैक की जगह ग्रीन कर दूं, मेरी मर्जी। अच्छा, यहां पे ये वाली बात कर रहे हैं आप, ठीक है। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, यूजुअली हम उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग आप हेड में भी लिख सकते हो, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, बॉडी से बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कहीं पे भी आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, मैं आगे एग्जांपल्स कराऊंगा, उसमें हमने एक्चुअली इसको पहले लोड किया। मोस्टली जितनी एपीआईज हैं वो पहले लोड करते हैं, व्हाई, बिकॉज अगर ये आप एंड में रखोगे ना तो ये वाला कोड पहले लोड हो जाएगा। ये वाला कोड पहले लोड होगा तो उसको ये वाली क्लास मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लीनियर
इंटरप्रेटर बेस्ड है, लाइन बाय लाइन कोड पढ़ता है, तो कुछ चीजों को हमें पहले करना पड़ता है। तो क्योंकि मैं एपीआई यूज कर रहा हूं तो मुझे पहले हेड में बताना पड़ेगा उसको, यार ये वाली एपीआई है, ताकि जब मैं यहां पहुंचूं तो उसका ऑलरेडी रेफरेंस मौजूद हो। उसूलन मेरे हिसाब से ये पहले आना चाहिए, ठीक है। मेरे जितने आगे एग्जांपल्स हैं वेबसाइट्स में, हमने उसको पहले यूज किया हुआ है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है। अगेन ये फिर कोड देख के फिर बच्चा पता चलेगा, ठीक है, कि क्या मसला हो सकता है, कोई और इशू हो या कोई और ऑप्शन हो। लेकिन यूजली ये चीज पहले आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं लिंक के ऊपर अगेन। अब लिंक को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक। अब अगेन बाय डिफॉल्ट जब हम लिंक बनाते हैं तो उसमें सिंपल टेक्स्ट आता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं यार सिंपल टेक्स्ट ना आए, उसकी जगह पे एक बटन नजर आए मुझे, जैसे एक प्रॉपर मेन्यू आता है, मेन्यू नजर आए मुझे। तो अब एक सिंपल एंकर टैग को एक बटन में कन्वर्ट करने के लिए हम सीएसएस क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए, हमने कहा यार ए लिंक नॉर्मल बिहेवियर चेंज करने के लिए, और ए विजिटेड जब उस पर कोई विजिट करें, तो हमने दो क्लासेस यहां पे यूज कर दी, ठीक है। यही चीज फॉन्ट ऑसम वालों ने या बूटस्ट्रैप ने की हुई है। यहां पे देखो हमने क्या किया है, ग्रुपिंग की हुई है, जो सिलेक्टर के अंदर पहली स्लाइड में हमने पहले डिस्कस कर है। तो यहां पे मैंने दो ग्रुप्स बना दिए कि जब लिंक का डिफॉल्ट बिहेवियर हो और जब उस पर किसी ने विजिट किया हुआ हो, दोनों सूरतों में अब ये वाली सीएसएस लगेगी, ठीक है। ग्रुप बना दिया, नॉर्मल टेक्स्ट, और जब उस पर कोई क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद उसको पर्पल नहीं करना, वही बिहेवियर रखना जो उसका डिफॉल्ट वाला था। तो मैंने पर्पल की से हटा के डिफॉल्ट बिहेवियर दोनों कर दिया कि यार ये भी टाइम दोनों आ जाए। अब मुझे ये वाला बटन बनाना है, अब मुझे ये वाला बटन बनाना है सीएसएस के थ्रू। तो हमने सीएसएस उसमें क्या दिया, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हमने कहा यार बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। अब यहां पे मैंने हैश करके हेक्साडेसिमल कलर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसीलिए दिया है कि एक्चुअली जब आप रेड ग्रीन ब्लू पर्पल नाम लिखते हो ना, तो कलर की रेंज बहुत कम मिलती है हमारे पास, क्योंकि वो नाम से बहुत कम कलर्स हैं। लेकिन जब आप हैश यूज करते हो ना, तो तकरीबन 2-2.5 लाख कलर्स की रेंज आती है हमारे पास। इनफैक्ट अगर आरजीबी है तो तकरीबन 16.5 लाख कलर्स की रेंज आती है। आई थिंक ये भी 16.5 लाख कलर्स देता है, क्योंकि रेड की 1 बाइट आता है, ग्रीन का 1 बाइट, ब्लू का 1 बाइट, 0 से 255, 255, 255, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 16.5 लाख के करीब हमारे पास आरजीबी की कलर स्कीम बनती है, ठीक है। विजिबल हम कितने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन आई की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 16 लाख कलर्स को आइडेंटिफाई कर सके। बहरहाल तो हम हैश में यूज करते हैं। अब ये नंबर मुझे कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, हजरत इंटरनेट। मैं एक लिंक आज शेयर कर दूंगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे HTML कलर कोडिंग करके, HTML कलर स्कीम करके, उस पर पूरे कलर चार्ट्स पड़े हुए हैं बेहतरीन किस्म के। वहां पे हम अपनी मर्जी का कलर पैलेट चूज करते हैं, उसका हैश कोड वो हमें इजीली दे देता है, ठीक है। हाँ देखो, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो VS कोड में ऑप्शन आ जाता है कि आप जब भी कलर लिखोगे तो उसका कलर पिकर आ जाता है, उस पर क्लिक करके आप पिक करके अपना भी उठा सकते हो। VS कोड के अंदर ये बाय डिफॉल्ट मौजूद है, ठीक है। अब यहां पे बटन बनाने के लिए मैंने कोई भी कलर उठा दिया, ये बैकग्राउंड करके, उसके बाद कलर, अब ये हमें पता है कि कलर क्या करेगा, फ्रंट एंड का कलर चेंज करता है, ठीक है। अब मुझे फ्रंट का टेक्स्ट चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि लिंक का कलर होगा ब्लू, मैंने ये बिहेवियर चेंज करना है, तो सिंपली हम कलर दे देंगे व्हाइट, तो कलर व्हाइट हो गया। फिर हमने कहा पैडिंग, क्योंकि मुझे पता है पैडिंग अंदर के स्पेस को डील करती है, तो बॉर्डर से अंदर के स्पेस की पैडिंग मैंने चेंज की, 14 पिक्सल्स एंड 25 पिक्सल्स। तो हमारे पास यहां से टॉप से 14 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से 25 पिक्सल्स का स्पेस आ गया। हेंस जो पहले टेक्स्ट की स्पेस सिर्फ टेक्स्ट के हद तक लिंक महदूद था, अब वो पूरा एक बॉक्स की सूरत में हमारे पास डिस्प्ले हो गया। फिर बाय डिफॉल्ट आपका हर टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होता है, उसके सेंटर पे करने के लिए मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, क्योंकि मैंने कहा बाय डिफॉल्ट हर लिंक हमारे पास अंडरलाइन आता है, सिंपल। तो हमारे पास क्या बन गया, प्रॉपर एक बटन का ऑप्शन बन गया। इससे पहले अगर हमने लिंक बनाया तो वो सिंपल टेक्स्ट आ रहे थे, यहां पे अब सिंपल सेटिंग्स हमने यूज की हैं, बटन बन गया। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इसके ऊपर माउस मूव करूं तो इसका कलर चेंज हो जाए, ताकि लगे कि मैं एक्टिव लिंक के ऊपर हूं। तो हम क्या करेंगे, ए लिंक कॉलन हावर, अगेन सूडो क्लास यूज की है, और ए लिंक एक्टिव, दो क्लासेस दे दी। एक्टिव का मतलब जब इस लिंक पे मैं क्लिक करूं और ये पेज मेरा करंटली एक्टिव हो जाए, हावर का मतलब जब माउस इसके ऊपर मूव करे। अब जब माउस किसी भी लिंक के ऊपर मूव करेगा तो मैं चाह रहा हूं इसका कलर चेंज हो जाए। कौन सा कलर चेंज होगा, मैंने बैकग्राउंड को कर दिया लाइट पिंक और टेक्स्ट कलर को कर दिया डार्क रेड, बस। अब जैसे डिफॉल्ट में ये आएगा, कर्सर इसके ऊपर मूव करेगा तो कलर जंप कर जाएगा इस पे, सिंपल बिहेवियर। यही एक और एग्जांपल जैसे यहां पे आ गया,
बाय डिफॉल्ट मुझे सिर्फ आउटलाइन ये वाला बटन क्रिएट करना है, ठीक। अब मुझे सिर्फ ये वाला बटन क्रिएट करना है। अगेन वही चीज, ए लिंक विजिटेड, ए लिंक का टेक्स्ट कर दिया, बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया, कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है। बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल्स का सॉलिड ग्रीन, तो इसके बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल्स का सॉलिड ग्रीन। फिर इसको बॉक्स स्ट्रक्चर बनाना है, मैंने पैडिंग दे दी 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, मींस टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई। मेरे पास एक वर्टिकल सा रेक्टेंगुलर क्यूब बनकर आ गया। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दी, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दी, तो डेकोरेशन नन की तो अंडरलाइन गायब हो गई, नन बन गया, सिंपल एज दैट। तो एक बटन बन गया। अब यहां पे जो हम पिछली 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़कर आए वो तमाम की तमाम हमने यहां पे अप्लाई कर दी। इसी तरह से अब जब मैं इसके ऊपर कर्सर मूव करूं, अब मुझे इसका इस तरह का बिहेवियर चाहिए, तो हमने ए हवर और ए एक्टिव कर दिया। ए कॉलन हवर का मतलब जब माउस इसके ऊपर हवर करे तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जब माउस इसके ऊपर होवर करे तो मैं चाह रहा हूं उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन में और इसका फोरग्राउंड कलर हो जाए व्हाइट में। टेक्स्ट कलर व्हाइट में हो गया, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। हेंस नॉर्मल ये आएगा, जैसे कर्सर मूव करेंगे तो टक ये बिहेवियर आ गया। ऑटोमेटिकली इवेंट हैंडलिंग भी हो गई, इसमें डिजाइनिंग भी हमारे पास आ गई, ठीक। दिस इज हाउ वी ट्राई टू यूज सीएसएस टू क्रिएट स्ट्रक्चर। अब अगेन ये पूरी सेटिंग्स हम याद नहीं रखते, फिर वही बात, एग्जाम में मैं पूछूंगा वो अलग बात है, ठीक है। एग्जाम की अलग बात है कि एग्जाम में हम क्या पूछेंगे इसमें, लेकिन ये वो सेटिंग्स होती हैं जो अमूमन हम फिर उसके सैंपल्स ब्लॉक्स बना के रखते हैं कि यार किस बिहेवियर से मुझे क्या चीज आ रही है, क्योंकि ये सारी सेटिंग्स याद नहीं बैठती। अब फिर वही बात है कि अगर मुझे कोई चीज करनी है ना, तो मुझे पैटर्न कैसे होती है वो पता होना चाहिए, कौन सा कोड है वो कोड हम याद नहीं रखते। अब मुझे पता है कि अगर मुझे लिंक, अब जहां भी मुझे लिंक बनाना होगा, एक बटन बनाना होगा, तो मुझे पता होगा कि यार अब उसका प्रोसेस क्या है, कि मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी होगी, कलर टेक्स्ट का चेंज करना होगा, बटन है तो बैकग्राउंड कलर आएगा, थोड़ी सी पैडिंग देनी होगी ताकि टेक्स्ट बीच में आ जाए, स्पेस आ जाए उसके गिर्द, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करनी होगी ताकि बीच में आ जाए। फिर जब माउस मूव हो, अगर बटन है तो हवर का इफेक्ट देना होगा, हवर में मैं सिर्फ बैकग्राउंड को स्विच करूंगा और फोरग्राउंड कलर चेंज करूंगा बस। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो हमारे जहन में आप बैठ जानी चाहिए। फिर उसका एग्जैक्ट कोड क्या होगा वो फिर हम रेफरेंस सेव करके रखते हैं, उससे निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे पास पूरे लिंक्स बन जाते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं, इसमें एक चीज रहती है डिस्प्ले वाली, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक हमने यहां पे बनाया हुआ था, डिस्प्ले के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ना, वो डिस्प्ले डिफाइन करती है कि आपका एलिमेंट स्क्रीन के ऊपर कैसे शो हो, ठीक है। उसके अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स आ जाती हैं या बेसिक उसकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं। अगेन डिस्प्ले डिफाइन करता है कि आपका कंपोनेंट, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। अब अगेन कंपोनेंट का मतलब टैग्स, वो स्क्रीन पे कैसे हमारे पास रेंडर हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार इसमें ब्लॉक लेवल का एक एलिमेंट आता है। जब हम ब्लॉक बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक ऑलवेज स्टार्ट एट अ न्यू लाइन, ठीक है। जब आप उसको बताते हो कि यार ये ब्लॉक हो, तो ब्लॉक ऑलवेज स्टार्ट्स एट अ न्यू लाइन। फॉर एग्जांपल हेडिंग H1 देते हैं, जब भी आप H1 दोगे हमेशा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, इसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल। जब भी आप पैराग्राफ P टैग लिखोगे हमेशा न्यू लाइन पे स्टार्ट होगा, इसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल। जब भी आप div टैग यूज करोगे हमेशा न्यू लाइन पे स्टार्ट होगा, इसको हम कहते हैं div टैग। जब भी आप इमेज टैग यूज करोगे न्यू लाइन पे आएगी इमेज, ठीक, इसको हम कहते हैं इमेज टैग। इसी तरह जब आप बोल्ड यूज करोगे, सॉरी इमेज इनलाइन है, इमेज इनलाइन है, सॉरी यस इमेज इनलाइन है। आइकॉन आई वाला यूज किया था वो भी इनलाइन है। बोल्ड यूज करोगे, इटैलिक टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फेसिस टैग, सब सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे कहलाते हैं इनलाइन टैग्स। मींस जब आप इसको यूज करोगे ना, जहां पर यूज है उसी को अफेक्ट करेगा, नई लाइन एक्स्ट्रा स्पेस ऐड नहीं करता, ठीक है। वो चीज हमारे पास नहीं करता। एंकर टैग भी बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन ऐड नहीं करता। आपने 4 एंकर टैग्स लिखे, चारों टैग्स एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन 4 पैराग्राफ लिखोगे, चारों पैराग्राफ अलग अलग लाइन पे आएंगे। चार हेडिंग्स दी H1 से लेकर H6 तक, 4 हेडिंग्स, हर हेडिंग ऑटोमेटिकली अलग लाइन पे आएगी, स्पेस एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई की हुई होती है। जो न्यू लाइन पे टैग्स आ जाते हैं उनको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग। जो एक ही लाइन में न्यू लाइन ऐड नहीं करते उनको हम कहते हैं इनलाइन टैग्स। तो जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा था, इनलाइन का मतलब ये कि हो सकता है कि एक ही लाइन पे मेरे 3-4 लिंक्स आएंगे, तो जब मैं लिंक्स यूज करूंगा उनको न्यू लाइन पे ऐड मत करना, एक ही लाइन पे कंटिन्यू करना। इसका सिंपली मकसद हमारे पास ये हुआ। न्यू लाइन पे भी हम करते हैं कभी कभार। फॉर एग्जांपल जब ड्रॉप डाउन मेन्यू मुझे चाहिए, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मुझे हर लिंक एक दूसरे के नीचे चाहिए होता है, तो फिर वहां पे हम ब्लॉक लेवल कर देते हैं कि यार इसको ब्लॉक करो ताकि हर एंकर टैग ऑटोमेटिकली नई लाइन पे आ जाए। बात समझ में आई?
इसी तरीके से मैं कभी मेन्यू बना रहा हूं, राइट हैंड साइड का मेन्यू है, ऑटोमेटिकली हर मेन्यू मुझे न्यू लाइन पे चाहिए, तो मैं सिर्फ उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। इन अदर वर्ड्स, डिस्प्ले ब्लॉक लिखोगे तो मींस बैकस्लैश एन ऐड हो जाएगा प्रोग्रामेटिकली। अगर आप नहीं लिखोगे तो नॉर्मल आपको नजर आएगा। इनलाइन का मतलब बैकस्लैश एन के बगैर। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास सिस्टम डॉट आउट, जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मेथड था और प्रिंट एलन का मेथड है। प्रिंट लिखोगे तो उसी लाइन पे टेक्स्ट कंटिन्यू होता रहेगा, एलन लिखोगे तो उसके बाद न्यू लाइन ऐड कर देता है। इसीलिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन जितनी दफा हम लिखते हैं हर दफा आउटपुट न्यू लाइन पे आ रहा होता है। ठीक है, सेम बेसिकली लॉजिक यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आ जाती है हमारे पास कि डिस्प्ले जब आप लिखोगे तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें डिव आ गया, H1 पैराग्राफ, फॉर्म, हेडर, फुटर, सेक्शन। ये जो हमने सेक्शंस बनाए थे, हेडर का, फुटर का, सेक्शंस का, HTML के अंदर, ये तमाम के तमाम ब्लॉक लेवल होते हैं, ताकि जब भी ये यूज होगा तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे हमारे पास ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से इनलाइन स्पैन हो गया, एंकर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, कि जब आप इसको यूज करोगे तो लाइन के अंदर ही होगा, ये न्यू लाइन ऐड नहीं करते। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह इस तरह के आइकॉन हो गया, लेबल हो गया, ये बहुत सारे टैग्स हैं, इनपुट टैग्स हैं, ये सारे इनलाइन होते हैं। जितनी दफा यूज करोगे बस वो सेम लाइन पे जाएंगे। फिर आपको लाइन ऐड करने के लिए BR का टैग यूज करना पड़ेगा, फिर लाइन ऐड करने के लिए आपको BR का टैग यूज करना पड़ेगा ताकि ब्रेक लाइन करे। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर, डिस्प्ले टैग के अंदर हम इनलाइन देते हैं, ब्लॉक देते हैं या नन कर देते हैं। ठीक है, या इनहेरिट कर देते हैं कि जो मेरे पेरेंट टैग है उसका वही तुम इस्तेमाल करो। उसके बाद आए थे CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पोजीशन प्रॉपर्टी क्या करती है, ये भी हमारे पास कंट्रोल करती है कि आपके कंपोनेंट्स स्क्रीन पर किस तरीके से रहें जब आपको उसको स्क्रॉल कर रहे हो। रिमेंबर, हम जब वेब पेज पे काम करते हैं तो कंटेंट ज्यादा हो जाता है, यूजर स्क्रॉल कर सकता है, पर उसमें कभी कभी हमें चाहिए कि जो टॉप का मेन्यू है ना वो फिक्स्ड रहे, बाकी कंटेंट उसका स्क्रॉल करता रहे। इस चीज को हम कंट्रोल करते हैं पोजीशन के साथ। इसमें हमारे पास प्राइमरीली आता है स्टैटिक या रिलेटिव। स्टैटिक का मतलब ये कि कंटेंट मेरा स्टैटिक रहे, चेंज ना हो, जहां पे था वहीं पे रहे। रिलेटिव का मतलब ये कि अगर पेज स्क्रॉल हो रहा है तो कंटेंट मेरा स्क्रॉल होता रहे। स्टिकी आ जाता है तीसरा, जिसमें अक्सर मेन्यू हम कहते हैं कि फिक्स्ड हो जाए। तो अक्सर आप देखोगे जब पेज स्क्रॉल करते हो तो वो चैट बोर्ड का एक आइकॉन आता है या व्हाट्सएप का एक आइकॉन आता है, जितना भी स्क्रॉल करो वो वहीं का वहीं रहता है। उसको हम कहते हैं स्टिकी आइकॉन्स, कि वो बना हुआ है, उसके ऊपर रख के उसको स्टिकी कर दिया कि यार तुमने पेज के ऊपर यहीं पे रहना है, पेज कहीं भी ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा वो आइकॉन हमेशा वहीं पे आता है। शेयरिंग के आइकॉन्स कभी कभार साइड से नजर आते हैं, पेज ऊपर नीचे आप ब्लॉग को कर रहे हो, शेयरिंग वाले बटन वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक, ये स्टिकी बिहेवियर कहलाता है हमारे पास। तो इसमें हम जो पोजीशन है वो स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये होगा कि एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक इज नॉट पोजीशन इन एनी स्पेशल वे, वो आपके पेज के साथ स्टैटिक होके फिक्स होके जा जाएगा। उसके बाद रिलेटिव जब करते हैं ना तो वो नॉर्मली आपकी नॉर्मल पेज की पोजीशन के साथ रिलेटिव होगा, जहां पे आप दोगे वहीं पे आएगा और पेज के साथ नॉर्मली हमारे पास मूव कर रहा होता है। स्टिकी का फॉर एग्जांपल या फिक्स्ड का फॉर एग्जांपल मतलब होता है कि जहां पे आप किसी चीज को 100% फिक्स कर दो कि यार ये वाला ऑप्शन जो है ना मुझे पेज के इसी कोने पे चाहिए। फॉर एग्जांपल अगेन वही चैटबॉट का आइकॉन मुझे देना है या व्हाट्सएप का आइकॉन मुझे देना है और मैं चाह रहा हूं ये हमेशा पेज के इस कोने पे फिक्स्ड आए। डजंट रियली मैटर कि यूजर कहां पे क्या स्क्रॉल कर रहा है, उसका ऑप्शन फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे हम जाते हैं तो उसका फेसबुक की टॉप बार जो है ना हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक है, पर उसको वो खैर स्टिकी करके फिक्स करते हैं। यहां पे हम उसको फिक्स्ड का एक ऑप्शन दिया होता है जिससे हम उसकी पोजीशन बता के फिक्स कर लेते हैं। उसमें फिर हम एक दो और प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, बॉटम और राइट करके। तो मैंने उसको कहा बॉटम से भी 0 हो जाओ, राइट से भी 0 हो जाओ, तो ये बॉटम से 0 एक्सिस से स्टार्ट होगा, राइट से भी बिल्कुल 0 एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो ये एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसकी पोजीशन हमने 300 पिक्सल्स कर दी और पोजीशन विड्थ सॉरी और पोजीशन फिक्स्ड कर दी। मींस अब पेज आप जितना भी स्क्रॉल करोगे इसकी पोजीशन अब फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, ये उसकी लोकेशन बता दी बॉटम और राइट करके। बॉटम भी एक प्रॉपर्टी है जिससे उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, राइट करके भी एक प्रॉपर्टी है जिससे उसकी हम राइट साइड से एक्सिस को काउंट करते हैं। इसी तरह से लेफ्ट आ गया, लेफ्ट 0 करोगे तो मींस लेफ्ट से 0 पिक्सल से स्टार्ट करो, राइट 0 करोगे मींस राइट से 0 करो, टॉप 0 करोगे तो टॉप से 0 करोगे, फिर आपके पिक्सल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। कितनी मैक्सिमम आएगा ये आपकी स्क्रीन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह पोजीशन प्रॉपर्टी में हमारे पास दो चीजें और आ गई, एक रिलेटिव और दूसरा को हमने कर दिया एब्सोल्यूट। अब इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपका जो रिलेटिव होगा वो अपने हिसाब से मूव करता रहेगा, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई।
ये भी फिक्स की तरह से काम करता है कि उसकी पोजीशन हमारे पास फिक्स्ड आ गई। ये अगेन उमूमन हम फिर पोजीशंस जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि मेरे पास कौन सा सेगमेंट कैसे काम कर रहा है और मैं उसको किस तरीके से यूज करना चाह रहा हूं। हाँ ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो नियरेस्ट पोजीशन टू इस एंसेस्टर कहलाती है। एंसेस्टर का मतलब ये कि मेरा जो पेरेंट होगा, जहां पे मेरा पेरेंट टैग है और उसके अंदर अगर दूसरा टैग है तो मैं अपने पेरेंट टैग के हिसाब से एब्सोल्युटली मूव करूंगा। फिक्स्ड में 100% फिक्स्ड हो जाता है इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ इट्स पेरेंट। एब्सोल्यूट में वो अपने पेरेंट को देख के फिर काम कर रहा होता है। ठीक है, होपफुली इसके मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तो बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। अगली जो वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ चीजें हमने यूज की हुई हैं तो थोड़ा सा और इसका प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा। फाइनली स्टिकी पोजीशन है। अगेन स्टिकी का मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट आपका मेन्यू जो होगा, अगर पेज दिया हुआ है, ठीक है, और आई थिंक अगला एग्जांपल में भी नहीं है, आप अगर मैंने स्टिकी किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मेरा मेन्यू जो है ना, अगर वो चौथी लाइन पर है, फॉर एग्जांपल ये पूरा पेज है और मेरा मेन्यू हेडर के बाद आ रहा है, तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो नॉर्मल नजर आएगा, ऊपर हेडर है फिर मेन्यू है। लेकिन जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो हेडर तो ऊपर चला जाएगा, मेन्यू पेज के ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, मेन्यू पेज के ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा, फिर आप जब ऊपर करोगे तो फिर मेन्यू नीचे आ जाएगा और हेडर आ जाएगा। तो इट्स लाइक कि वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टिक की है, वो थोड़ा मूव करेगा लेकिन मूव करके जैसे ही बॉर्डर पे जाएगा ना, बॉर्डर पे चिपक जाएगा। इसको हम स्टिकी पोजीशन कहते हैं। तो हाँ ना, मैंने क्या कुछ और कह दिया था, अब आ गया। ठीक है, स्टिकी का मतलब ये कि अगर आपके हमने जैसे अभी वेबसाइट्स बनाई उसमें मेन्यू मैंने दिया, पर मेन्यू से पहले हमने हेडर भी दिया हुआ था, आइकॉन भी दिया हुआ था और कुछ टेक्स्ट लिख दिया, फिर नीचे मेन्यू आया। जब आप खोलोगे तो आपको ऐसे नजर आएगा। जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको लगेगा कि जो पेज ऊपर जा रहा है और जो मेन्यू है ना ऊपर बॉर्डर पे जाके वहां पे फिक्स हो जाएगा। अब बाकी का कंटेंट उसके नीचे स्क्रॉल करता रहेगा, मेन्यू वहीं का वहीं फिक्स रहेगा। फिर जैसे ही आपने पेज नीचे किया तो जैसे ही स्टिकी तक पहुंचे ना और उसके ऊपर आपने स्क्रॉल किया तो स्टिकी वापस नीचे आ जाएगा और हेडर आ जाएगा। मींस वो हेडर को तो स्क्रॉल कर रहा है, पेज को स्क्रॉल कर रहा है, स्टिकी अपनी जगह पे भी नहीं रह रहा, मूव करके बॉर्डर से अटैच हो जाएगा। स्टिकी का मतलब ये कि वो आपके वेब पेज के जो टॉप का बॉर्डर होगा ना इस पे स्टिक हो जाएगा, इसीलिए इसको स्टिकी कहते हैं। वरना ये मूव करेगा लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, इस बॉर्डर से क्रॉस नहीं करेगा, ये इधर ही रहा, फिर नीचे का कंटेंट इसके नीचे से गुजरता रहेगा। बेसिकली एब्सोल्यूट का फिक्स हो जाती है, रिलेटिव टू इट्स पेरेंट फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेरेंट हमेशा अपने सेम कोऑर्डिनेट पे महसूस रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक इमेज क्रिएट करनी है। अब एक इमेज है, मुझे उस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है या आइकॉन्स देने हैं। ठीक है, अक्सर हम स्लाइडर्स देखते हैं उसके कोने पे आइकॉन्स लगे होते हैं लेफ्ट राइट के, नीचे नंबर आता है, फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज थर्ड इमेज, डॉट्स आ जाते हैं। अब ये एक इमेज के ऊपर मुझे कॉर्नर्स पे टेक्स्ट सेट करना है। तो पहले हमने 4-5 इसके कॉर्नर्स आइडेंटिफाई कर लिए। एक आ गया टॉप राइट, ये टॉप बॉटम राइट, ये बॉटम लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट और ये सेंटर। ठीक, हमने कह दिया ओके। उसके बाद अब इसके ऊपर मुझे कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए मैंने ये एक डिव टैग बनाया, कंटेनर, उसमें इमेज डाल दी, उसकी हमने विड्थ सेट कर दी 1000 बाय 300, जो नॉर्मल हमारे पास विड्थ आ गई। ठीक है, फिर हमने डिव टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम और फिर सेंटर, ये 4 डिव्स अलग अलग करके बना दिए, जिससे ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब ये प्योर एचटीएमएल है फिलहाल, ये आउटपुट नहीं आएगा इसका। ठीक है, आउटपुट में इमेज आएगी और इमेज के नीचे 4 टेक्स्ट ऐसे बॉटम 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 लिखे आएंगे। अब ये विदाउट सीएसएस है, फिलहाल मैं सिर्फ आउटपुट बता रहा हूं कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। तो ये हमने इसका एचटीएमएल लिखा प्लेन। एचटीएमएल में मैंने डिव क्लास दे दी कंटेनर करके, ताकि मैं कंटेनर डॉट करके सीएसएस लिखूंगा। फिर डिव क्लास टॉप लेफ्ट कर दी ताकि मैं इस टॉप लेफ्ट के लिए सीएसएस अलग लिखूं। टॉप राइट कर दी तो टॉप राइट के लिए सीएसएस अलग लिखूं। टॉप बॉटम लेफ्ट कर दी तो बॉटम लेफ्ट की सीएसएस अलग लिखूंगा और बॉटम राइट की अलग लिखूंगा, फाइनली सेंटर की अलग लिखूंगा। तो हमने 4 डिव बना दिए। अगेन डिव एचटीएमएल में कंटेनर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब विदाउट सीएसएस जब इसको आप चलाओगे तो आपको इमेज नजर आएगी,
इमेज के नीचे ये पांचों लफ्ज लिखे हुए आएंगे, टॉप राइट बॉटम पांचों एक सीक्वेंस में आएंगे। अब मुझे सीएसएस के थ्रू इन अल्फाजों को जो वैसे लीनियरली नीचे 4 लाइनें लिखी आ रही हैं, इस इमेज के इन कॉर्नर्स पे फिक्स करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर बनाया, उसकी पोजीशन हमने कर दी रिलेटिव, ठीक है, कि जो आपका पेज है उसके रिलेटिवली उसकी पोजीशन फिक्स करो। फिर इमेज हमने इसमें डाली थी, इमेज की विड्थ कर दी 100% कि पूरे वेब पेज का जितना एरिया विजिबल उस पर चले जाओ। हाइट ऑटो कर दी कि जितनी विड्थ आ रही है उसके हिसाब से हाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करो जितनी तुम्हारी बने, ताकि तस्वीर हमारी स्क्यू या स्ट्रेच ना हो। ओपेसिटी 0.3 कर दी ताकि थोड़ा सा तस्वीर हमारी ओपेक हो जाए, क्योंकि मुझे फ्रंट के टेक्स्ट पे फोकस करना है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक आ गई। उसके बाद अब आ गए इन चारों कॉर्नर्स के सीएसएस। अब इन चारों कॉर्नर्स की सीएसएस आ गई। इन चारों कॉर्नर्स की सीएसएस के ऊपर टॉप लेफ्ट सबसे पहले ये वाला डिव टैग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, टॉप लेफ्ट, जो वैसे डिफॉल्ट में नीचे आ रहा है। मैंने इसकी किया डॉट टॉप लेफ्ट, डॉट लगाया क्योंकि ये क्लास सेलेक्टर है, क्लास का नाम मैं यहां पे ऑलरेडी देकर आया हूं। मैंने क्लास सेलेक्टर यूज की, इसकी पोजीशन मैंने कर दी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये कि जो पेरेंट है उसके रेलेवेंटली तुमने फिक्स हो जानी, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी टॉप कर दिया 8 पिक्सल। टॉप क्या हुआ, अगेन जैसे बॉटम टॉप राइट मैंने अभी पहले बताया था, ये एक और प्रॉपर्टी है जो किसी भी कोऑर्डिनेट की पोजीशन के लिए बताता है। तो टॉप से 8 पिक्सल्स, लेफ्ट से 16 पिक्सल्स छोड़ के तुमने यहां पे स्टार्ट करना है। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स कर दिया, ये टेक्स्ट यहां पर आ गया, सिंपल। इसी तरीके से फिर टॉप राइट करना है मुझे, ये वाला अगेन इसकी पोजीशन भी हमने एब्सोल्यूट कर दी, ये फिक्स पोजीशन करो अपने पेरेंट के हिसाब से। टॉप 8 पिक्सल्स, क्योंकि इसको भी 8 पिक्सल्स किया था तो ऊपर से सेम गैप चाहिए। राइट से मैंने 16 किया, तो अभी एक्चुअली राइट से 16 पिक्सल्स यहां से काउंट करेगा। जब लेफ्ट से 16 पिक्सल्स किया तो ये लेफ्ट से 16 पिक्सल्स छोड़ के स्टार्ट होगा, यहां से वो 16 पिक्सल्स का ये गैप छोड़ के टेक्स्ट स्टार्ट होगा और जहां तक फिर टेक्स्ट जाएगा। तो ये वाला भाईजान आ गया। इसी तरह बॉटम राइट करना था, ये वाला सेम चीज, पोजीशन एब्सोल्यूट, पेरेंट के हिसाब से करो। बॉटम से 8 पिक्सल्स ऊपर की तरफ जाओ, राइट से 16 पिक्सल्स इधर छोड़ो, फॉन्ट 16 18, ये वाला टेक्स्ट आ गया। फिर फाइनली बॉटम लेफ्ट सेम सेटिंग्स, यहां पे सेंटर करना है, सेंटर के लिए भी पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप मैंने कर दिया 50%। अब यहां पे क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पेज इमेज के सेंटर पे टेक्स्ट चाहिए, तो सेंटर पे लाने के लिए हम सिंपली उसको कह देंगे कि भाईजान टॉप 50% करो। मींस जितना भी इमेज है उसके 50% पे आ जाओ तो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। फिर हमने विड्थ कर दी 100%, कि जितनी भी तुम्हारी विड्थ है ना उसके हिसाब से उसके 50% सेंटर पे आ जाएगा ऑटोमेटिक टॉप से, और विड्थ से 100% उसकी साइज उठाओ तो ये पूरा विड्थ 100% यहां पे ले लेगा। लेफ्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया हमने। टेक्स्ट अलाइन का मतलब एक अलाइनमेंट सेंटर कर दो, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ जो है वो पूरी की पूरी 100% कर दी है। विड्थ का मतलब ये हुआ कि इस इमेज की, इस टेक्स्ट की विड्थ पूरी 100%, पूरे पेज तक ले जाओ। पेज तक जब ले गया तो अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दी, तो ऑटोमेटिकली वर्टिकली हमारे पास सेंटर पर आ गया, और फिर फॉन्ट साइज 18 कर दी। सिंपल सीएसएस लिखी, सिर्फ पोजीशन एट्रीब्यूट हमने यूज किया है। पोजीशन से हमने कंट्रोल किया कि ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो रिलेटिव टू इट्स पेज एंड इट्स पेरेंट उसकी पोजीशन हमारे पास फिक्स्ड होकर आ गई। इसी तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर वही बात, डू नॉट थिंक यार ये चीजें मुझे जहन नशीन याद रट्टा मारना पड़ेगा ना। अब जहन में जो चीज बिठानी है ना कि यार ये चीज मुमकिन है, इसका कोई ना कोई टैग है, और मुझे अब टैग्स देखने कौन से हैं, और सॉरी टैग्स हैं और फिर टैग के साथ सीएसएस है, ठीक है। अगेन वही बात, रट्टा नहीं मारना, ये चीज नहीं करनी कि हमने ये चीज जहन नशीन याद कर लेनी है कि यार ये करने के लिए हमेशा यही होगा, और तरीके भी हो सकते हैं। जो की चीज हमें समझनी होती है सीएसएस में कि हमें पता हो कि जो मैं करना चाह रहा हूं वो हो सकता है, उसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे वो मुझे देखना है, ठीक है। बस ये चीज समझ में आई, बस सीएसएस फिर आसान है। फिर हजरत अंग्रेज, इंटरनेट, गूगल, चैट जीपीटी, जो दिल में आए यूज करो, आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। जी मेरे भाई, हाँ डिव लगाना क्यों मस्ट है, क्योंकि जिंदगी आसान है डिव से, ठीक है। जिंदगी एज ए डेवलपर आसान हो जाती है जब आप डिव लगा के काम करते हो, लेकिन बगैर डिव के भी कर सकता हूं, ठीक। अगेन ये एक ऑप्शन है, यहां पे आप पैराग्राफ लगा के भी कर सकते हो, लेकिन डू रिमेंबर के पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए हो सकता, डिव कंटेनर के लिए, तो उस कंटेनर में मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैं डिव लगा के इसके अंदर पैराग्राफ भी लिख सकता हूं,
मैं इसके अंदर इमेज भी डाल सकता हूं, मैं इसके अंदर आइकॉन भी डाल सकता हूं, एक भी डाल सकता हूं, चार भी डाल सकता हूं। तो ऑटो अगर चार चीजें, चार आइकॉन्स हैं, वो चारों ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएंगे। मैं एक डिव कंटेनर को कंट्रोल कर रहा हूं। ठीक है, तो कंटेनर यूज करने का मतलब ये कि अब जितनी भी चीजें उस कंटेनर के अंदर आएंगी ना, वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। वो चाहे एक टेक्स्ट हो, चाहे चार आइकॉन्स हो, चाहे पांच आइकॉन्स हो, तो कंटेनर को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। वही मैंने कहा, जिंदगी आसान बन जाती है हमारे पास। ठीक है, फाइनली आखिरी की एक प्रॉपर्टी है जेड इंडेक्स। आखिरी की एक प्रॉपर्टी है जेड इंडेक्स। ठीक, जेड इंडेक्स हमें प्रोवाइड करती है लेयर्स की फीचर्स ओवरलैप करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक तस्वीर है, उस तस्वीर के ऊपर टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर टेक्स्ट चाहिए। एक तो तरीका हमने अभी देखा। दूसरा तरीका आता है लेयर्स का, जेड इंडेक्स का, कि मैं कंपोनेंट्स के ऊपर दूसरा कंपोनेंट रखूं, लेयरिंग करके, स्टैक करके। ठीक है, मैं पोजीशन उसकी अगेन एब्सोल्यूट करूंगा जो हमने पहले की थी, लेकिन अब की बार हम उसकी जेड इंडेक्स सेट कर देंगे -1। तो ये अगर इमेज है मेरे पास, इमेज टैग -1 का मतलब ये कि ये मेरे करंट जो लेयर है ना उसके पीछे चला जाए। ये चीज हम वर्ड में करते हैं अलाइनमेंट के अंदर, सॉरी टेक्स्ट पोजीशन एंड डायरेक्शन में ऑप्शन, पोजीशन का ऑप्शन आता है। वर्ड के अंदर भी हमारे पास एक आता है कि आपने इमेज है तो बिहाइंड द टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट, राइट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो वही चीज यहां पे हो रही है। तो अगर एक इमेज है और आप उसको पीछे करके उसके ऊपर टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो बहुत सिंपली हम उसकी जेड इंडेक्स कंट्रोल करते हैं। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि कभी कभी मैंने नेट से, जैसे आई थिंक लास्ट वीक किसी ने क्वेश्चन पूछा था इस वीक, अगर हेडर है, हेडर के ऊपर मैं लोगो लगा रहा हूं, लेकिन लोगो बहुत बड़ा है, टेक्स्ट छोटा है, तो मैं चाह रहा हूं कि यार लोगो के ऊपर टेक्स्ट स्टार्ट आ जाए, लोगो पीछे हो, लोगो के ऊपर से टेक्स्ट आ जाए। तो वो बाय डिफॉल्ट साइड बाय साइड आते हैं, तो जगह ज्यादा घेरता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इमेज की जो है ना, लोगो की जेड इंडेक्स एक एट्रीब्यूट लगा के उसको -1 कर देते हैं। तो वो थोड़ा पीछे चला जाता है, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। फिर हम टेक्स्ट की पोजीशन कंट्रोल करते हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम से एब्सोल्यूट या फिक्स करके, तो वो फिर हमारे पास अलाइनमेंट कंपोनेंट्स की बड़ी आसानी से बैठती है। तो ये एक मेजर चीज है जिसको हम जरूर इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग। अब ये चीजें बेसिक प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं कि हर दफे हर जगह पे ये चीजें इस्तेमाल हो। अगेन, अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आपकी वेबसाइट में क्या चीज रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो, क्या आपकी सोच है कि आइकॉन्स, लोगोज, मेन्यूज, बैनर्स, पेनाफ्लेक्स जो भी आप रख रहे हो ना, उसकी स्टाइलिंग कैसे कर रहे हो। अब उसमें फिर अगेन वही, तभी मैं कह रहा हूं ये सारी ये चीजें रट्टा मारने वाली नहीं है, ये पता होने वाली है कि यार ये चीज हो सकती है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से तजुर्बा करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब आ गए हम, मेरे पास एक बॉक्स है, उसकी जेड इंडेक्स मैंने 1 की, फिर मैंने दूसरा बॉक्स है, जेड इंडेक्स कर दी 2, तो अब इस बॉक्स के ऊपर ये वाला बॉक्स आ जाएगा। फिर मैंने एक और बॉक्स बनाई, उसकी जेड इंडेक्स 3 कर दी, तो ये वाला बॉक्स होगा ना, इन तीनों के ऊपर आ जाएगा। तो इससे हम लेयर्स बनाते हैं कि एक चीज उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर उसके ऊपर चौथी। तो जेड इंडेक्स 1 2 3 4 करते जाएंगे। माइनस में भी जा सकते हैं, माइनस का मतलब बिल्कुल पीछे भेज दो, तो बिल्कुल बिहाइंड द टेक्स्ट, तो बिल्कुल पीछे चली जाएगी। अच्छा, ये तमाम प्रॉपर्टीज को हम एनिमेट भी कर सकते हैं, यूजुअली एनिमेशन में होता है। ये प्रॉपर्टीज फिर हमारे पास इवेंट के साथ भी ट्रिगर होती हैं कि जब मैं इवेंट के ऊपर काम करूंगा तो ये सारी चीजें हमारे पास काम हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आई थिंक ये फिलहाल काफी है। ठीक है, तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको फिर काइंडली थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ना एग्जांपल्स करा दूंगा।